क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप विजडम डीएलएड क्लासेस पर अंग्रेजी विषय की कक्षा 3 देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आज पढ़ेंगे। आपकी ये जो क्लासेस चल रही है, जिसमें हम तैयारी 25 में 25 की कराने वाले हैं आपकी, और अभी तक आपने अपने साथियों को इन्फॉर्म नहीं किया है कि विजडम डीएलएड क्लासेस पर रेगुलर 8 बजे क्लासेस चल रही हैं, तो कृपया करके उन्हें बताइए। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि हम हैं सबसे बेस्ट, इसलिए। अब देखिए, अभी तक जिन्होंने इंग्लिश विषय की प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, कृपया करके पहले वो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। समझ में तो आ जाएगी क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, लेकिन आपको ये कनेक्ट नहीं कर, आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये मेथड हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक इंग्लिश विषय में आपको पढ़ाने, जब आप इंग्लिश विषय को पढ़ाते हैं तो आपको एक अप्रोच चाहिए होती है, उसके बाद आपको एक मेथड चाहिए होता है, फिर चाहिए होती है टेक्निक। ये तीनों क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। पहले अप्रोच को चुनेंगे, अप्रोच के बाद मेथड को चुनेंगे, मेथड के बाद टेक्निक को चुनेंगे। ये इंग्लिश विषय को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक, उसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे, फिर बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ेंगे, ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से सारे जो मेथड हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम अप्रोचेस पे आएंगे और अप्रोचेस को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का करेंगे अंत। ठीक, ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो आपको टॉपिक है, आपको ये मान के चलिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये 2018 में पूछा गया है, ये 2021 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2022 में, ठीक है, ये पूछा गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको अच्छे से पढ़ना, ये आपका पक्का नंबर दिला के जाएगा। अब देखिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक बेस बन जाए, जिससे मैं आगे जब आपको लेके जाऊं तो आपको चीज़ें कनेक्ट हो, आपको समझ में आए। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, यहाँ पर जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो सभी यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई है। कुछ बच्चे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने भी उसी मेथड का प्रयोग किया गया होगा जो यूपी बोर्ड के बच्चों ने किया था। देखिए, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो जब इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ने गए होंगे, अपनी 10th में 12th में पढ़ने गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि उनका जो टीचर है उसको ना तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ना वो इंग्लिश में बात करता है, लेकिन फिर भी वो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें इस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का एक फ़ायदा क्या है कि टीचर जो है उसका इंग्लिश में बहुत अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो आपको इंग्लिश पढ़ा देगा। ठीक, उसका अंग्रेजी में बोलना ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो आपको इंग्लिश पढ़ा देगा। पहला एडवांटेज ये है। ठीक, दूसरा, अब जब आपको उस विषय में पढ़ाता होगा, इंग्लिश विषय को पढ़ाता होगा आपका टीचर, तो आपने देखा होगा कि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाता होगा। नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है आपकी मूल भाषा में। मूल भाषा आपकी क्या है? हिंदी, जिसको हम मदर टंग भी कहते हैं। ठीक, समझ में आया? जो आपका यूपी बोर्ड का टीचर या आपका सीबीएसई बोर्ड का टीचर आपको आपकी मातृभाषा में जब पढ़ाता है, तो वो मेथड जो होता है उसको ही हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। ठीक, बहुत छोटी सी बात है, कहानी की स्टोरी की तरह समझाया, समझ में आ गया होगा। क्या आप 11th 12th में 10th में जब आप इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, तो आपका जो टीचर है वो ना तो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, फिर भी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक, कैसे पढ़ा रहा है? अपनी नेटिव लैंग्वेज में, मूल भाषा में। पहले वो हिंदी में आपको समझाता है, फिर आपको इंग्लिश पे लेके जाता है। ठीक है, वो उसका मेथड है, उसी मेथड को हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? उसके बाद क्या, वो जो टीचर है आपको उस अंग्रेजी विषय के रूल के बारे में बताता है। आप रूल पढ़ा होगा आपने, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर हमें रूल जब पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, तो पढ़ाया होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। कंटिन्यूस है ना वो, इसलिए आईएनजी के बारे में बताया। इस तरह के कई सारे रूल्स बताए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया होगा आपको, पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बताया, इस तरह के कई सारे रूल्स बताए होंगे। वो रूल से ही आप इंग्लिश के बारे में जान पाते हैं। ये आपको समझ में आ गया? मोटा माटी मैंने समझा दिया आपको, है ना। अब आते हैं असल जो आपका कंटेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ इसके बारे में जाते उससे पहले बता दूँ, ये आपका सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, और आपका ये सब चीज़ें हैं, मैंने आगे आपको डिटेल में लिख रखी हैं, आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए सामने स्क्रीन पर देखिए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए आपका अदर, इसके नाम क्या क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अदर नाम जो है वो है आपका सबसे ओल्डेस्ट मेथड बोला जाता है इसको, ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है इसको, क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है इसको, पॉपुलर मेथड भी कहा जाता है इसको। अब क्यों कहा जाता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, ओल्डेस्ट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेथड जो है वो हमारा 1840 से लेके
1840 से लेके 1940 तक ये ही मेथड था जिससे हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को या किसी अदर लैंग्वेज को हम पढ़ते थे, इसलिए ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है। अब ये ट्रेडिशनल मेथड क्यों कहा जाता है? ट्रेडिशनल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बेसिक मेथड है। इसी के द्वारा मतलब जनरली हर क्षेत्र में इंडिया के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसमें आपने देखा होगा इसी मेथड का यूज़ करके ही इंग्लिश सिखाई जाती है, इसलिए इसका नाम ट्रेडिशनल मेथड पड़ा। परंपरागत विधि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही मेथड को जब आप फॉलो करते चले जाते हैं तो वो ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल मेथड नाम कैसे पड़ा? क्लासिकल मेथड। इसको शास्त्रीय विधि मेथड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे संस्कृत है, अरेबिक है, पर्शियन है आपकी, ठीक है, उसके बाद में आपका लैटिन है, ग्रीक है, ये सभी भाषाएं जो है इसी मेथड के थ्रू सिखाई जाती थी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंतर्गत ही आपको ये सारी भाषाएं सिखाई जाती थी। ठीक, इसलिए इसका नाम क्लासिकल मेथड पड़ा। और पॉपुलर मेथड नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि इंडिया में जितने भी राज्य हैं, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका राजस्थान हो, वहाँ पर इसी मेथड का प्रयोग करके बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, इसलिए ये पॉपुलर मेथड कहलाया। इसका अदर नाम अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि ओल्डेस्ट मेथड को डिफाइन करिए या फिर ट्रेडिशनल मेथड के आप कुछ एग्जाम्पल लिखिए या डीमेरिट लिखिए, डीमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ लिखिए, तो आपको घबराना नहीं है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? और जो बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है उनके लिए मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया हुआ है, जिससे आपको अगर हिंदी इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज बाय प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग और कन्वर्टिंग द सेंटेंस। ठीक, एक बार तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं इसको। देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक प्रकार का मेथड है। मेथड मतलब विधि है, मेथड एक मतलब विधि है ऑफ लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी और अन्य फॉरेन लैंग्वेज को, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने की एक विधि है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उसको बाय प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग, उसको ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके सेंटेंसों में अपनी नेटिव लैंग्वेज में, ठीक है, ये कह रहा है ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, ठीक, अपनी नेटिव लैंग्वेज में इनटू द टारगेट लैंग्वेज और वाइस वर्सा। अब इसका क्या मतलब है? टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज मतलब आपकी जो भी टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है। अब नेटिव लैंग्वेज किसी की गुजराती हो सकती है, किसी की आपकी बंगाली हो सकती है, किसी की मराठी हो सकती है, तो उस लिए नेटिव लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से उसको सीख सकते हैं। और वाइस वर्सा का मतलब होता है, ये जो वाइस वर्सा लिखा हुआ है उसका मतलब होता है उल्टा। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आपके यूपी बोर्ड में टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे तो आपको क्या करते होंगे, पहले हिंदी में एक पैसेज देते होंगे, उसको फिर कहते होंगे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। फिर आपको कभी ऐसा करते होंगे कि आपको इंग्लिश में पैसेज दे देते होंगे और उसको कहते होंगे कि हिंदी में इसको कन्वर्ट करिए। इस प्रक्रिया को ही वाइस वर्सा कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया वाइस वर्सा टर्म को। ठीक, इन जीटीएम मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्लासेस स्टूडेंट लर्न ग्रामर रूल्स, इसमें ग्रामर रूल्स को सीखते हैं। मैंने आपको बताया आपके यूपी बोर्ड में, आपके सीबीएसई बोर्ड में पहले इसके ग्रामर के रूल्स को सबसे पहले पढ़ाया गया होगा, ठीक, ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स, ठीक है। ट्राई टू अप्लाई दोज टू द नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा में इसका इन जो रूल्स हैं, ग्रामर रूल्स हैं, उनको हम प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम ये अब जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम सीखते हैं। ठीक, समझ में आ गया सभी को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है बेसिकली। अब मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार मैं पढ़ देता हूँ। व्याकरण अनुवाद विधि मूल भाषा के वाक्यों को लक्ष्य भाषा में, लक्ष्य मतलब आपकी जो लक्ष्य भाषा है, मतलब इंग्लिश आपकी लक्ष्य भाषा है, आपकी मूल भाषा हिंदी, ठीक, लक्ष्य भाषा में अनुवाद या परिवर्तित करने या इसके विपरीत अभ्यास करके, विपरीत मैंने वही बताया, अब वाइस वर्सा, आप हिंदी से इंग्लिश भी सीख सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी भी सीख सकते हैं, ठीक है, वही वाइस विपरीत अभ्यास करके किसी भी विदेशी भाषा को सीखने की एक विधि है। जीटीएम मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कक्षाओं में छात्र विदेशी भाषा के व्याकरण नियम सीखते हैं और इसे विदेशी भाषा में बदलने के लिए उन नियमों को मूल भाषा में लागू करने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया? बहुत मैंने आपको तसल्ली से समझाया कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। एक लाइन में समझा देता हूँ आपको क्या ये पूरी कहानी क्या कह रही है। ठीक, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक प्रकार का ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। उसमें हम उसकी जो रूल्स हैं उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में यानी अपनी मूल भाषा में उसके रूल को कन्वर्ट करके और उसके वाइस वर्सा मतलब उससे उल्टा
करके हम जो फॉरेन लैंग्वेज हो उसको हम सीख सकते हैं। यही आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। ठीक, पूरी कहानी यही कह रही है, लेकिन डिटेल में आपको एग्जाम में जब आए तो यही लिख के आना है जो लैंग्वेज आप जो सामने आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मेथड कौन सा यूज होता है? आपने देखा होगा नोन टू अननोन मेथड का प्रयोग होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप कहेंगे सर ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है? देखिए, जब आपका यूपी बोर्ड का टीचर था, या मैं भी हूँ, या जो भी आपका टीचर रहा होगा इंग्लिश का, आपने देखा होगा वो आपको उस चीज़ के बारे में बताता है। आपकी जैसे मातृभाषा है वो ज्ञात है, वो आपको पहले से पता है, आपकी नेटिव लैंग्वेज आपको आती है। अज्ञात कौन सी लैंग्वेज है? जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपको नहीं आती, वो अज्ञात भाषा है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जब जाते हैं तो उस मेथड को नोन टू अननोन मेथड कहलाता है। ठीक, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग भी इसी के अंतर्गत आती है, और इसकी यूनिट जो होती है इस मेथड की, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यूनिट जो होती है वो वर्ड होती है। क्या वो सेंटेंस पे उतना फोकस नहीं करता, आपके वर्ड पर फोकस करता है, इसलिए इसकी यूनिट जो कहलाई वो हमारी कहलाई वर्ड। अब देखिए, हमने समझ में आ गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। अब इसकी विशेषताओं पे चलते हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी फालतू पढ़ा रहा हूँ आपको। आपका मैंने वही कंटेंट लिया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप ये मान के चलिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत आसान भाषा में, आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया, मोटा माटी आपने कैरेक्टरिस्टिक, डीमेरिट, मेरिट आपने पढ़ ली और आपके एग्जाम में आ गई, जो कि इस बार मुझे लगता है कि चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार पूछा नहीं गया था, उससे पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार अच्छे चांसेस है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पूछ ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता क्या है कि द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड नॉट अ सेंटेंस। इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो यूनिट है वो वर्ड है, ना कि सेंटेंस। ठीक, दूसरी, ये अपनी मातृभाषा में, इस मेथड के अंदर मातृभाषा का यूज़ करके इंग्लिश को सीखते हैं। ठीक, पहला फायदा। दूसरा, इसकी विशेषता क्या है? इट कंसिडर ग्रामर एज अ सोल ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर जो है ना, इसकी जो व्याकरण है, जो रूल्स हैं, वो इस लैंग्वेज की आत्मा है। इसकी विशेषता ये है इस मेथड की। ठीक, ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश आर एक्सप्लेन्ड इनटू द मदर टंग। ठीक, जो भी रूल्स हैं, इसके ग्रामेटिकल रूल्स हैं, वो सभी मदर टंग में इसके एक्सप्लेन होते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। रीडिंग और राइटिंग पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है। आपने जब देखा होगा, आपका जो टीचर था यूपी बोर्ड में, आपसे कभी इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन नहीं करता होगा। वो या तो आपको एक पैराग्राफ हिंदी में बोलता होगा, उसको लिखवाने को कहता होगा, इसको कन्वर्ट करिए, और क्या करता होगा, आपसे पढ़ने के लिए बोलता होगा। ये बोलने के लिए, स्पीकिंग और सुनने के लिए, मतलब लिसनिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए फोकस नहीं करता था। ठीक, ये इसकी मतलब विशेषताएं हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की। कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे लगता है किसी में भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट रहा होगा तो मैंने हिंदी में भी इसका अनुवाद किया है, तो किसी को अगर डाउट हो तो पढ़ लेना। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। शिक्षण की इकाई शब्द है, वाक्य नहीं। ठीक, मैंने पहले बताया। अंग्रेजी सीखने के लिए मातृभाषा का उपयोग किया जाता है। यह व्याकरण को भाषा की आत्मा मानता है। ठीक, अंग्रेजी पढ़ाने के व्याकरणीय नियम मातृभाषा में समझाए जाते हैं। इस पद्धति में पढ़ना और लिखना प्रमुख फोकस में रहता है। ठीक, इसकी विशेषताएं हिंदी में मैंने समझा दी। अब इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने ये तो पढ़ लिया कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, आपने ये भी पढ़ लिया कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है। अब इसके फायदे क्या हैं? हम कोई और मेथड की तरफ क्यों नहीं जाएं, हम इसी की तरफ क्यों जाएं? उसके एडवांटेज अक्सर पूछ लेता है ये। ठीक है, कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऐसे करके क्वेश्चन डाल देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, आपको आने चाहिए। पहला आपका एडवांटेज क्या है? स्टूडेंट फील कंफर्टेबल एज द मदर टंग इज यूज। क्या, देखिए, आप देखो, आपकी मातृभाषा में आपको कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो आप कंफर्टेबल होंगे, स्वाभाविक सी बात है, आपका मन लगेगा। ठीक, तो इसलिए इसकी पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि स्टूडेंट फील कंफर्टेबल एज द मदर टंग इज यूज टू टीच एनी फॉरेन लैंग्वेज। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को, आपको अगर स्पेनिश सीखनी हो, या फिर आपको अरेबिक सीखनी हो, या फिर आपको कोई अदर लैंग्वेज सीखनी हो, अगर वो आपको आपकी मातृभाषा में सिखाई जाएगी तो आपको आसान रहेगी। ठीक, वही इसका एडवांटेज है। दे आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन। अब जो बच्चे सीख रहे हैं वहाँ पे, वो जब अपनी मातृभाषा में उसको सीखेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्रीली, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है। ठीक, पहला एडवांटेज हो गया क्लियर, आई गेस। ठीक, इट प्रमोट स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली। इससे पहले मैंने क्या बताया था, इसकी विशेषता क्या थी? वो रीडिंग पे और राइटिंग पे फोकस करता है। तो इससे क्या है, उसका बच्चे का रीडिंग और राइटिंग की स्किल का सुधार होता है। पहला, दूसरा एडवांटेज। ठीक, तीसरा एडवांटेज क्या है? फॉर क्लास कंडक्शन वेरी लेस टीचर मटेरियल एडेड। एड मतलब होता है जैसे TLM जो आपने पढ़ा होगा, TLM हो गया, चार्ट हो गया, इन सबको एड बोलते हैं इंग्लिश में। इज नीडेड एंड ऑल्सो दिस मेथड कैन बी टॉट इन ओवर क्राउडेड क्लासेस।
तीसरे का मतलब क्या है, मैं स्पष्ट भाषा में समझाता हूँ कि टीचर मटेरियल जिसमें टीएलएम का प्रयोग हो गया, चार्ट का प्रयोग है, इसकी ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है। और जब आप देखेंगे, आप यूपी बोर्ड में या फिर आपका जब प्राइमरी में टीचर लग जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर टीचरों की कमी होती है। और जब आप बैच में जाते होंगे ना, तो वहाँ पे 60-60 बच्चे बैठते होंगे, 30-30 बच्चे बैठते होंगे। वहाँ पर भी ये मेथड बहुत इफेक्टिवली आप पढ़ा सकते हैं और उससे बच्चा सीख सकता है। ये ओवर क्राउडेड जो होता है, जब आप कक्षा 4 को कक्षा 5 को आपस में मर्ज कर दें और उसको 1 घंटे आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओवर क्राउडेड मतलब जो क्लास होती है उसमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया। तीसरा क्या है, ठीक। चौथा आपका एडवांटेज क्या है, तो टीचर डज नॉट रिक्वायर टू स्पीक गुड इंग्लिश। अभी आपको मैंने जब कहानी बताई तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपका जो टीचर है जिससे आप इंग्लिश पढ़ने जाते थे वो इंग्लिश में बात नहीं करता था, उसको अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये आपका चौथा एडवांटेज। ठीक, इट मेक्स द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर एंड न्यू वर्ड फ्रेज एंड वोकेबलरी इज इंट्रोड्यूस। ये क्या है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देता था और नए शब्द और नए फ्रेजेस हैं और वोकेबलरी है उसको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करता था। आपको मुझे लगता है सारे एडवांटेज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो नीचे हिंदी में मैंने फिर भी डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने डबल मेहनत करी है, आप देख रहे होंगे मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और रिटर्न में बस मुझे आपसे बस सब्सक्राइब चाहिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए कि विजडम डीएलएड क्लासेस आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक, बस मुझे इतना ही चाहिए। मैं आपको हिंदी में भी लेके आ रहा हूँ, इंग्लिश में भी लेके आ रहा हूँ। जो बच्चे हिंदी में वो इंग्लिश में कमज़ोर हैं वो हिंदी के थ्रू अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। ठीक, देखिए पहला क्या करा, छात्र सहज महसूस करते हैं क्योंकि किसी भी विदेशी भाषा को पढ़ाने के लिए मातृभाषा का उपयोग किया जाता है और वे बीच बीच में प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक, पहला मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था, यह प्रभावी ढंग से पढ़ने और लिखने के कौशल को बढ़ावा देता है। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पढ़ने पे और लिखने पे ज़्यादा फोकस करता है ये मेथड। ठीक, कक्षा संचालन के लिए बहुत कम शिक्षक सामग्री सहायता की आवश्यकता होती है और साथ ही इस विधि को भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये आपका तीसरा हो गया। शिक्षक को अच्छी अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। यह अवधारणा को अधिक स्पष्ट बनाता है और नए शब्द, वाक्यांश और शब्दावली पेश करता है। आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे इसके जो मेरिट हैं, मेरिट यानी लाभ, गुण। ठीक है, हिंदी में इसको व्याकरण सह अनुवाद पद्धति कहते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, इतना आपको पूरी यूट्यूब में कोई इतनी अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की मैं। ठीक, आपका मेरिट पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे डीमेरिट। डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज। ठीक, इसके नुकसान क्या क्या हैं, अब देखिए क्या है इसके नुकसान। सबसे पहला नुकसान क्या है, पढ़ते हैं चलिए। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आपको मैंने सुबोपाली करके, सबसे पहले आपने क्लास 1 देखी होगी तब मैंने आपको बताया होगा, कोई भी लैंग्वेज हम जब सीखते हैं उसमें सुबोपाली ट्रिक का यूज़ होता है। सुबोपाली ट्रिक मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था ये सुबोपाली। ठीक है, तो सु से मतलब सुनना, बो से मतलब बोलना, पा से मतलब पढ़ना, एल से मतलब लिखना, ठीक, ली से मतलब। ठीक, मैंने अच्छे से आपको बताया था सुबोपाली का मतलब क्या होता है, वही इसमें दे रखा है डिटेल में। ठीक है, कि एक जो लैंग्वेज का सीखने का तरीका ये होता है, लेकिन जो आपका ये ग्रामर ट्रांसलेशनल मेथड है जीटीएम, उसमें खाली रीडिंग को ही हम फोकस करते हैं। ठीक है, ये इसका नुकसान है। जब हम रीडिंग पे ही नुकसान करेंगे तो ना तो सुन पाएगा बच्चा, ना बोल पाएगा। क्या मतलब कि ऐसी लैंग्वेज है जो बच्चा खाली पढ़ ही पाए, उसको समझ रहे हो। ऐसी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, ऐसे मेथड का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चा सुन भी पाए, बोल भी पाए, पढ़ भी पाए, लिख भी पाए। ठीक है, ये इसकी डीमेरिट हो गई, यानी नुकसान हो गया, या फिर ये कह लीजिए डिसएडवांटेज हो गया। ठीक, इट रिक्वायर्ड ग्रेट इंटेलेक्चुअल एफर्ट एंड एबिलिटी, एग्जाम्पल मेमोरी। देखिए आपने जब अपने जब ट्यूशन में पढ़ते होंगे या स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा आपको रट्टा लगाना पड़ता होगा, आपको याद करना पड़ता होगा वो जितने भी वो जितने भी रूल्स हैं आपको, कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस टाइप की चीज़ें आपको रटनी पड़ती थी, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता था। तो ये इसकी डीमेरिट हो गई। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा क्या है, नॉट मच अटेंशन इज गिवन टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। मैंने वही बताया, वही आपका तीसरा पॉइंट क्या है कि बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई किस पे, बोलने पे, जिसकी वजह से आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं हो पाई। प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने की कला जिसे बोलते हैं हम।
ठीक है। आपकी वार्तालाप करने की जो इंग्लिश में वार्तालाप आपने देखा होगा आजकल, आज जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि मतलब जिन लोगों को बोलना नहीं सिखाया गया, खाली रूल रूल रटवा दिए, आज उनको इंग्लिश बोलने के लिए बोला जाए तो वो झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीकिंग पे काम ही नहीं किया गया, क्योंकि वो मेथड ही नहीं है, कि ये वाला मेथड ही नहीं है कि जिसमें आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएँ। ठीक है, ये इसकी डीमेरिट हो गई। डीमेरिट मतलब वही आपको अगेन फोर्थ पे आ जाइए, जीटीएम फोकस ऑन फॉर्मल एंड बुकिश ग्रामर रूल्स। ये आपको क्या है, फॉर्मल और जो बुकिश ग्रामर रूल हैं वह रटे रटाए वही रूल हैं, उन्हीं पे केंद्रित होता है, आगे इसका कोई काम नहीं होता बेसिकली। सो इट डज नॉट एनहेंस प्रॉपर लर्निंग टू द फॉरेन लैंग्वेज, जिसकी वजह से हम जो फॉरेन लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जिसको अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये इसकी चौथी डीमेरिट हो गई। इट टेक्स टाइम टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड अंडर जीटीएम एज स्टूडेंट आर वेल वर्स्ड इन द मदर टंग एंड दे नीड टाइम टू थिंक द टू ट्रांसलेट। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, आप जब आपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वही एग्जांपल पे लेके जा रहा हूँ, जब आपने ये सारे रूल पढ़ लिए, जब आप उसको बोलने जाते होंगे या फिर आप उसको मतलब ट्रांसलेट करने जाते होंगे, तो आपने देखा होगा पहले आपको अपनी मदर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता होगा, फिर उसके रूल्स पे जाना पड़ता होगा कि ये रूल्स क्या क्या हैं इसके। फिर जब रूल्स हैं तो इसको प्रॉपर लिखने में, आप इन प्रोसेस में आपको दिमाग में सोचने में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में हिंदी में सोचने में टाइम लगता होगा, फिर हिंदी से आप उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते होंगे। तो इसलिए जैसे मैंने बोल दिया कि हाय हाउ आर यू, ठीक, आप अपनी दिमाग में हिंदी में सोचेंगे, इसने पूछा मुझसे कि तुम कैसे हो, फिर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगा, मैं अच्छा हूँ, फिर उसको मैं अगेन इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, आई एम गुड, हाउज यू, आप कैसे हो। ठीक, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए ये एक डीमेरिट हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों टर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगेन आपको नहीं समझ में आया तो हिंदी में भी मैंने आपका अनुवाद कर रखा है। ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने का स्वाभाविक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है, लेकिन जीटीएम में सबसे पहले पढ़ने की सुविधा दी जाती है। ठीक है, ये इसका नुकसान हो गया। आप सेकंड पे आ जाइए। इसके लिए महान बौद्धिक प्रयासों और क्षमताओं जैसे स्मृति की आवश्यकता होती है। ये भी मैंने अच्छे से बता दिया आपको कि क्या नुकसान है इसका, बोलना और उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ये नुकसान है इसका। जीटीएम में औपचारिक और किताबी व्याकरण नियमों पर केंद्रित होती है, इसलिए विदेशी भाषा को उचित शिक्षा को नहीं बढ़ाता। ठीक है, समझ में आ गया। जीटीएम के तहत प्रत्येक शब्द का अनुवाद करने में समय लगता है, क्योंकि छात्र अपनी मातृभाषा में पारंगत होते हैं। ठीक है, और उन्हें अनुवाद करने के बारे में सोचने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और जिसकी वजह से बच्चा पीछे छूट जाता है। ठीक, समझ में आ गया। मैंने आपको क्या क्या समझाया, देखो पहले यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, हमने क्या क्या जीटीएम में क्या क्या पढ़ा। जीटीएम में हमने सबसे पहले पढ़ा इसकी डेफिनेशन। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन के बाद में हमने इसकी पढ़ी विशेषताएं। विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा मेरिट्स। मेरिट मतलब इसकी एडवांटेज पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी डीमेरिट यानी डिसएडवांटेज हमने इसका पढ़ा। ठीक है, और उसके बारे में ये हमारे मेन चीज़ें हमने ये पढ़ी आज के लेक्चर में। ठीक है, ठीक, अब यहाँ तक मुझे लगता है किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो भाई साहब नीचे कमेंट सेक्शन दे रखा है आप ही लोगों के लिए, कमेंट में भर भर के बताओ क्या दिक्कत आ रही है। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपने जो भी डाउट है वहाँ पे छोड़िए, हम आपको आंसर करेंगे। ठीक, अब इसके बाद टेक्निक ऑफ जीटीएम। ठीक, अब आपने पढ़ लिया, मेथड पढ़ लिया, अप्रोच पढ़ लिया। अब तीसरा टर्म जो मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस क्लास में, टेक्निक सबसे लास्ट में आता है। आप क्लास में जा रहे हैं, आपने क्लास में गए, आपने एक अप्रोच चुनी कि आप स्ट्रक्चरल अप्रोच चुनेंगे या फिर आप सिचुएशनल अप्रोच चुनेंगे, जो भी आपने चुनी। उसके बाद आपने अपना मेथड चुना। मेथड कौन सा आपका, जीटीएम यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब उसके बाद आपका तीसरी चीज़ आएगी टेक्निक। किस टेक्निक से आप इस मेथड को पढ़ाएंगे। तो जैसे टेक्निक के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आप तरीके से पढ़ा सकते हैं, यूज़ वर्ड इन द सेंटेंस है उसकी तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, टॉपिक का कंपोजिशन करके पढ़ा सकते हैं, पैसेज को ट्रांसलेट करके पढ़ा सकते हैं। मतलब आपने हिंदी का कोई पैसेज है उसको आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, या फिर आपने अंग्रेजी का कोई पेज था उसको हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर करके बताया। जैसे मैं आपको हिंदी भी और इंग्लिश भी साथ के साथ लेके चल रहा हूँ, तो ये पैसेज ट्रांसलेशन कहलाएगा। ठीक,
कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू समझाया, वर्ड मीनिंग के थ्रू आपने ये मेथड को समझाया, या समरी राइटिंग करने को दिया आपने। ये सारी टेक्निक्स हैं जो जीटीएम के अंतर्गत आती हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास में हम आपका डायरेक्ट मेथड समझेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम कोई मदर लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट हम इस मेथड को समझते हैं। ठीक है, ये आपका कल की क्लास में हम आपको आराम से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इस जो आपका होमवर्क है, आप अपने, मैंने आपको कल भी बोला था, अभी तक अगर आपने कॉपी नहीं बनाई है तो एक फेयर कॉपी बना लीजिए इंग्लिश की, और उसमें मैं जो पढ़ाता जा रहा हूँ डिटेल बाय डिटेल लिखते जाइए। ठीक, आपको काम आएगा, आपकी गारंटी दे रहा हूँ। ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी इंग्लिश में, ये आपको सुपर टेट और यूपी टेट में भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए नोट्स के साथ बनाते चलिए, काम आने वाले हैं आपको ये। ठीक, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। ठीक, मेरा नाम अगर आप अभी तक नहीं जानते तो जान लीजिए, क्रांति है। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ये आपकी व्हाट्सएप चैनल की लिंक है। नीचे आपके सब्सक्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी। और ये लाल बटन बना हुआ आ रहा है, भैया नहीं दबाया तो कृपया करके दबा लो। बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए, आपसे बस गुरु दक्षिणा में इतना ही मांग रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइए और उन्हें बताइए कि आपके लिए विजडम डीएलएड क्लासेस कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आई होगी। तब तक आप इसको पढ़िए और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, बाय।